गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, जग और मग मॉडल किससे संबंधित है? बताओ भैया, जग और मग मॉडल। देखो, जग तो माना जाता है टीचर को, मग माना जाता है बच्चे को। ऐसे समझा जाता है कि बच्चा खाली दिमाग है तो बस टीचर को बस उड़ेल देना है उसमें। अभी खाली दिमाग से याद आना चाहिए ब्लैंक स्लेट। इसकी बात कौन करता है बताओ, ये बताना, ठीक है। और टेबुला रासा ये किसने दिया, ये भी बताना, ठीक है। तो जग और मग मॉडल किसका है? शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का। किसका है? शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये दोनों पूछे मैंने, बताना, टेबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। नेक्स्ट, अब देखो RTE 2009 के बारे में असतत बताना। देखो RTE 2009 में 7 अध्याय 38 धाराएं, सही बात है। 31वां ये इसके अंतर्गत शामिल किया गया, ये भी बात सही है, ये सही है। अध्यापक हेतु न्यूनतम घंटे 45 घंटे हैं, ये भी बात सही है। प्राइमरी पे उन्हें कितने घंटे पढ़ाना है बताओ? 200। और अपर प्राइमरी पे 220। एक चीज़ और याद रख लेना, RTE 2009 लागू करने वाला 135वां कंट्री था अपना, वो पहला था नॉर्वे, ठीक है, ये भी याद रख लेना। मगर ये जो राजस्थान में या यूपी में आपसे कहते, तो ये लागू ना 2011 में हुआ है। कब हुआ है? 2011 में। तो ये इसमें गड़बड़ है थोड़ी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, अब इसमें असंगत बताना है। तो देखो, व्यापकता सभी पक्षों का संबंधित, सही बात है। सब्जेक्टिविटी परीक्षा के मनोदशा का प्रभाव नहीं। देखो, सब्जेक्टिविटी में तो प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्टिविटी में नहीं पड़ता है। अगर यहाँ में लिख देता ना ऑब्जेक्टिविटी, तो ये बात बिल्कुल सही थी, पर सब्जेक्टिविटी में तो प्रभाव पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा सी। वैधता होती है, जैसे अब मैं अगर सीडीपी का पेपर ले रहा हूँ तो सीडीपी के क्वेश्चन करूँ। रिलायबिलिटी होती है, बार बार कोई भी चेक करा लो किसी से भी आप कॉपी, सेम नंबर आने चाहिए। आंसर इसमें सी होना चाहिए आपका, इसीलिए। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन, देखो CCE कब से लागू हुआ? 2009 से लागू हुआ, पहले तो ये याद रखो, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसके अंतर भी के कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है, एक तो शैक्षिक, मतलब जो स्कूल मतलब शैक्षिक टीचिंग से संबंधित है, या मतलब क्लास से संबंधित, इतना समझो, क्लास। और क्लास के बाहर, ये सहशैक्षिक कहाँ से संबंधित होता है? क्लास के बाहर। तो दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, NCF 2005। NCF सबसे पहले कब आया था? 1975। फिर आया था 88 में, फिर आया था 2000 में, फिर आया था ये 2005 में। किस पे आया था? सभ्यता और प्रगति। किसका निबंध है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। NCF 2005 निर्मितवाद पर आधारित है, ठीक है। 21 फोकस पॉइंट पर फोकस करता है। इसके लिए भौतिक रूप से कौन सी असुविधा पैदा करने वाला साधारण अंश है? तो देखो, अधिक बच्चे का थैला, मतलब शिक्षा बिना बोझ के समिति आई थी ना 1993 में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा ये, ठीक है। अधिक वजन का हमें बच्चों को ऐसे समझो कि बच्चे के बैग का ना वजन निर्धारित कर दिया गया है। तो आप लोग बताना कि कितना बैग का वजन होना चाहिए, अगर बता सके तो कोई। और ये किसकी कमेटी थी? यशपाल हेड थे इसके, ये भी बता दूँ। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं? तो देखो, उसका सबसे पहला संक्रिया होता है, फिर दूसरा होता है विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद है। उत्पाद के अंतर्गत आता है प्रणाली, ये भी याद रखना। और संक्रिया में आता है क्या? अपसारी, अभिसारी, ये सब, मगर लाभ उसका नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? 3D मॉडल, गिलफोर्ड का 3D मॉडल या त्रिआयामी सिद्धांत। अब एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले 120 कारक थे, फिर 150 हुए, फिर 180 हुए। तो इनमें से एक ही ऑप्शन में आएगा कोई भी, ठीक है। अभी क्या है? 6 गुणा 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, छिक्के 18, इस तरीके से। नेक्स्ट, आंसर बता दिया मैंने आपको, बी होगा। नेक्स्ट है इसका, किस मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन दिया? तो भैया सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? सेल्वे और मेयर ने। और इसी की किताब का नाम क्या है? व्हाट इज EI। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को जब सबसे ज़्यादा शिखर पर किसने पहुंचाया था? डैनियल गोलमैन ने। उनकी किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। और एक और कौन सी है? वाई इज EQ इज़ मोर देन IQ। वाई इज़ EQ मोर देन IQ। और EQ कितना होता है ये कहा बताया था 80% और IQ 20%, ऐसा भी याद रखना, ठीक है। हॉबर्ट गार्डनर ने फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब लिखी थी। और याद रखना 8 प्रकार की इन्होंने क्या बताई है? इंटेलिजेंस बताई है। 8वीं कब बताई थी? 1998 में बताई थी।
उससे पहले 7 दी थी वैसे इन्होंने। कैटल ने क्या दिया, 16 पीएफ सिद्धांत दिया, ठीक है, ये याद रखना। और बस इतना याद रख लो। स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर 2 फैक्टर बताएं। आंसर है इसका ए, ठीक है। हाँ, कैटल ने सरफेस एंड सोर्स ट्रेट ये भी दिए, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, रोडसर शाही डिब्बा परीक्षण में निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो वो भैया प्रक्षेपी तकनीक है, छिपी हुई बातों को बाहर निकलवाता है। 1921 में आया था ये, हरमन रोडसा लेके आया था। 10 कार्ड थे, 5 काले सफ़ेद, 2 काले लाल, 3 विभिन्न रंग के थे। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एक मॉर्गन एंड मुरे का और याद रखना TAT परीक्षण, उसमें 31 कार्ड थे, 10 महिला के, 10 पुरुष के, 10 दोनों के और 1 खाली। एक CAT और याद रखना चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये लियोपोल्ड बेला लेके आया था। इसमें क्या था कि जानवरों के चित्र थे, किसके थे, इंसान की जगह जानवरों के चित्र थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब देखो सकारात्मक दबाव होता है यूट्रेस, और डिस्ट्रेस क्या होता है, नकारात्मक दबाव। नकारात्मक दबाव होता है डिस्ट्रेस, और ये सकारात्मक होता है यूस्ट्रेस। ये 11th की किताब से है, NCERT। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को बांटा गया था, वो सामान्य और असामान्य इस तरीके से बांटा गया है। NCERT क्वेश्चन है ये सब। मनोव्याधि, मनोव्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है, मन मतलब होता है ये देखो, एक तो है व्याधि, एक होता है आदि, 2 चीज़ होती हैं याद रखना। आदि होता है किसका, रोग बताओ, चलो कोई नहीं, बाद में बता दूंगा इसे, थोड़ा सा भी मेरे को भी कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मनोव्याधि, मन का रोग, किसका रोग, मन का रोग, ठीक है। एक बार आप लोग चेक, इस क्वेश्चन को ना अभी डाउट में छोड़ दो, रहने देना अभी, ये मन का रोग वाला रहने देना, क्योंकि पता है आम आदि होता है मन का रोग, और व्याधि होता है शरीर का रोग। एक बार आप बस ये चेक करना इंटरनेट पे, व्याधि और आदि में अंतर क्या है। आदि वैसे मन का रोग होता है, और इसमें व्याधि दे रहा है, तो ये पता है शरीर का रोग होना चाहिए, मतलब देह का रोग। आंसर इसका बी होना चाहिए, मगर अभी भी डाउट में है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग खुद चेक करना, थोड़ा मैं भी करूँगा। मनश्चिकित्सक की सबसे प्राचीन विधि है, तो सबसे प्राचीन विधि कौन सी बताओ, सबसे प्राचीन विधि है मनोगत्यात्मक विधि। कौन सी, मनोगत्यात्मक विधि। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मानवतावादी को क्या कहा जाता है, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। कौन लेके आया था, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, याद रखना। कार्ल रोजर्स की डायरेक्टिव थेरेपी भी बहुत फेमस है, और अब्राहम मैस्लो की मांग का सिद्धांत, और इन्होंने वो बताए थे संवेग 2 प्रकार के, अर्जित और, एक होता है अर्जित और एक कौन सा होता है, जन्मजात। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, आंसर हो जाएगा आपका मनोगत्यात्मक, ठीक है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की हैं। तो देखो एरिक्सन की ये किताब का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये याद रखो। सिस्टोनिक एंड डायस्टोनिक ये दिया इन्होंने, ये याद रखो। इन्होंने जन्म से जीवन पर्यंत की बात करी, याद रखो। 8 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, याद रखना, आंसर ए होगा। इन्हीं के सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एरिक्सन, अच्छा चलो ये चीज़ और याद रखो, बहुत अच्छी मिली थी कल मुझे, NCERT में दे रखा है और मैंने आज तक नहीं पढ़ाई। एरिक्सन ने 3R का कॉन्सेप्ट भी दिया है। इनके सब प्रत्यय में क्या शामिल नहीं है, कर्मकांड शामिल नहीं, जब कर्मकांडता, कर्मकांड शक्ति, कर्मकांडवाद शामिल है। आंसर हो जाएगा बी, कितना अच्छा है ना। देखो 3H का कॉन्सेप्ट भी है, ये किसने दिया है बताओ, ये दिया है किसने बताओ, टैक्सोनॉमी किसने दी है, ब्लूम ने दिया है 3H का कॉन्सेप्ट। 4H का किसने दिया है, महात्मा गांधी। ये याद रखना, ही पूछ लिए जाते हैं आंसर, ठीक है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, एरिक्सन ने अपनी 8 अवस्थाओं का जिक्र मनोविज्ञान की कौन सी, एरिक्सन ने अपनी किस किताब में मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था, ऊपर ही बताया था ना, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है, याद रखना, आंसर होगा ये। नेक्स्ट, देखो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखो इसने पुरुषों को महत्व दिया है, आशावादी दृष्टिकोण, सही बात है। सकारात्मक नकारात्मक, सिस्टोनिक डायस्टोनिक दोनों पक्ष लिए, सही बात है। सामाजिक आधार है ये, मनोसामाजिक कहते हैं ना, इसीलिए। पुरुषों को महत्व दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषों को महत्व किसने दिया है, ये दिया है कोलबर्ग ने अपनी नैतिक विकास सिद्धांत में, जिसको क्रिटिसाइज दिया था कैरोल गिलिगन ने इसी बात के ऊपर। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज़ याद रखना, एरिक्सन ने व्यक्तित्व के 3 कारक बताए, तो इनमें से कौन सा विकास होता है। तो देखो एक चीज़ और याद रख लो, एरिक्सन ने अहम पे बहुत जोर दिया है, एरिक्सन ने अहम पे बहुत जोर दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत बताया ना मैंने इनका आपको, तो देखो सामाजिक से समाज ये रहा, अहम पे जोर दिया ये रहा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। याद रखना, ये नए पॉइंट है, मुझे भी नहीं मिले, आप लोग लिख लेना इन्हें। नेक्स्ट,
मनोसामाजिक विकास की दृष्टि मनोवैज्ञानिक, दोबारा पढ़ता हूँ, पता नहीं दिमाग में क्या चला। मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न होने वाले संकट का निराकरण हो जाने पर एक मनोसामाजिक शक्ति उद्भव होती है, तो इसी को हम सदाचार कहते हैं। क्या है सदाचार? मूल पहचान नहीं है। कर्मकांड तो इन्होंने 3R दिया ना, उसके अंदर है, अहम नहीं है इसमें। आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, ये NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आपको। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने मूल सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए सिस्टोनिक और डायस्टोनिक, ऊपर ही बता रहा था ना मैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 12 जवाब दोगे आप। अच्छा, एक फंक्शन नहीं, सॉरी फिक्सेशन, फंक्शन नहीं, फिक्सेशन शब्द किससे संबंधित है? सीधे पूछा जाता है तो सिगमंड फ्राइड लगाना। मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिकवाद, सब इनका ही दिया हुआ सिगमंड फ्राइड का। और इनकी किताब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, दूसरी है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। अब देखो, इन्हीं के शिष्य युंग, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया, युंग ने विश्लेषणवाद दिया, अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया। ठीक है, याद रखना। और हॉर्नी और एडलर और युंग, ये सब फ्राइड के शिष्य हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा इसका, सिस्टोनिक डायस्टोनिक, ये तो आपको बताना है ना किसने दिए, मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, अब देखो, एरिक्सन के अनुसार विकास की किस अवस्था में कोई संकट उत्पन्न नहीं होता, बल्कि पिछली मनोसामाजिक अवस्थाओं का मूल्यांकन होता है। ये अवस्था है 8वीं, संपूर्णता बनाम निराशा। पूरा मतलब जिंदगी भर का चेक करता है आदमी के, उसे संपूर्णता मिली या हताशा मिली। ठीक है, उद्यमता बनाम हीन भावना, ये कब आता है बताओ? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। पहल, ये क्या है बताओ? पहल कब करता है? इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, ये दूसरी अवस्था है। ठीक है, याद रखना। सबसे पहली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी कौन सी है बताओ? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तीसरी है इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, तो ये तीसरी अवस्था है। ठीक है, चौथी है इंडस्ट्री इन्फीरियोरिटी, पांचवी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इस तरीके से 8 अवस्थाएं इनकी। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अधिगम का नियम कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तीनों है 1898 में आए थे। ठीक है, आंसर होगा उपरोक्त सभी। अभ्यास के नियम को तत्परता, अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं? उपयोग या अनुपयोग का नियम। तत्परता के नियम को कहते हैं रुचि का नियम। प्रभाव के नियम को कहते हैं सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की इनकी पुस्तक है। बुद्धि के इन्होंने बताओ कितने कारक, कितने प्रकार की बताई? 3। कौन कौन सी? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। सामाजिक बुद्धि को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं, मूर्त को व्यवहारिक और यांत्रिक बुद्धि कहा है इन्होंने। ठीक है, याद रखना। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है बताओ? स्कूल की भागीदारी, समाज, शिक्षक, सबकी, उपयुक्त होगा सभी। आंसर डी। नेक्स्ट, अब इसमें से कौन सा निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो देखो, ऐसे देखो, कौन सा प्रदर्शित करता है? संतुलित संवेग नहीं करेगा, अध्ययन में रुचि नहीं करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, आक्रामकता, नेगेटिविटी देख रहे हैं, करेगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार की लर्निंग दी थी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये किताब का नाम है इनका। ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम इन्होंने नहीं दिया, ये तो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, और गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है पूर्णाकार, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, गोलमैन को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पीटर साल्वे और मेयर ने शुरू किया था, और इनकी किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, और व्हाट इज EI वो बताया था मैंने आपको, पीटर साल्वे और मेयर की। किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बच्चा होता है? तो ये होता है निर्मितवाद। देखो, पहला है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट या फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये कहते हैं पियाजे को। दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये कहते हैं, ये सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये है पायकोत्स्की। ठीक है, इतना याद रख लो, 2 याद रख लो। और व्यवहारवाद कौन लेके आया था? वॉटसन लेके आया था। वॉटसन के बच्चे का नाम अल्बर्ट था। व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द बताया था। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखी थी। गेस्टाल्ट लेके आया था 1912 में, बर्दीमर। और कौन शामिल था इसमें? कोलर, ये कहाँ के थे? सब जर्मनी के। कोलर ने प्रयोग की चिंपैंजी, नाम था सुल्तान। ठीक है, मेंटलिटी ऑफ एप्स किताब लिखी। कोफका ने किताब लिखी था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो मतलब समथिंग 30 क्वेश्चन थे, तो बताना आप लोगों के कितने नंबर आए, और बाकी प्लीज़ शेयर कर देना अच्छी लगी क्लास, और इसी के साथ अपना आप लोगों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।